नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई बड़े सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दांव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात करेंगे दमोह जिले की एक महिला नेता की। सामान्यतः किसी व्यक्ति के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होते ही उसकी आर्थिक उन्नति के द्वार स्वतः ही खुलते हैं, ऐसा देखा भी गया है। लेकिन हटानगर की एक महिला पार्षद 3 बार चुनाव जीतने के बाद भी चलते फिरते हाथ ठेले पर चाय समोसा बेच रही हैं। 15 साल पहले जो आर्थिक स्थिति हुआ करती थी वही आज भी वर्तमान में है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सुबह से सब्जी मंडी में जुटने वाले किसानों को नाश्ते के रूप में समोसे बेचने वाली पार्षद की कहानी अन्य जनप्रतिनिधियों से बहुत कुछ भिन्न है, जो नगर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड से लगातार 17 साल से अलग अलग दलों से पार्षद चुनी आ रही हैं। आज इन्हीं पे अंदर की बात करेंगे कि आखिर महिला सशक्तिकरण वर्ष की जो बात कही जाती है, ऐसी महिला जनप्रतिनिधि मेरे को ऐसा लगता है, और अंदर की बात में यही जानेंगे कि इस महिला सशक्तिकरण वर्ष में इस महिला की जो नज़ीर है वो प्रदेश में कितनी लाजमी है। इसी को अंदर की बात में जानेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी और रविंद्र व्यास जी जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। रविंद्र व्यास जी, सबसे पहले आपसे समझूंगा, ये हटा की जो महिला पार्षद हैं, इनकी राजनीतिक कहानी क्या है? अब वो आपने स्वयं बता दिया कि चाय समोसा बेच के वो सारा अपना काम कर रही हैं और लगातार पार्षद का चुनाव जीत रहे हैं। दरअसल आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं है और क्योंकि परिवार को चलाने के लिए इनके पास भरण पोषण करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा काम था नहीं, तो ये लगातार अपना काम भी करती हैं और लोगों की सेवा भी करती हैं। यही कारण है कि वहाँ लोग हर बार इनको स्थानीय लोग बाग इनको पसंद करते हैं और इनको हर बार चुनाव जिता के पार्षद भी बनाते हैं। कई अच्छे काम इन्होंने भी किए हैं, वहाँ विकास के काम काफी किए हैं और इसको लेके लोगों के इनके प्रति एक अलग तरह का नजरिया देखने को मिलता है, जो आमतौर पर पार्षदों के प्रति लोगों में देखने को कम ही मिलता है। चौबे जी, ये महिला सशक्तिकरण वर्ष के दौरान इस महिला की एक नज़ीर हटा की हैं, पार्षद हैं, 3 बार से पार्षद हैं और सबसे विलक्षण बात कहूं कि पहला चुनाव लड़ती हैं निर्दलीय, दूसरा कांग्रेस के टिकट पर, तीसरा भाजपा से पार्षद हैं और इनकी माली हालत भी पहले की तरह है। आज भी वही फक्कड़ मुरादाबादी का जीवन है, ठेले पर आज भी समोसे बेचती हैं और सबसे बड़ी बात है कि पीएम का जो सपना है, पीएम आवास वाला, उसको अपने वार्ड में लगभग 350 पीएम आवास की सौगात दे चुकी हैं। ये बड़े बिरले उदाहरण है और मैं इसमें उन मतदाताओं को भी श्रेय दूंगा और धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस महिला को लगातार अपना पार्षद बनाया है। मतदाता इसका मतलब है कि ईमानदारी, कर्मठता, संघर्ष, इसकी कीमत जानता है और उसका पुरस्कार उस महिला को दे रहा है लगातार। दरअसल लोकतंत्र में मतदाता मजबूत हो जाएं तो कोई कारण नहीं है कि हम ऐसे बेईमान या जो आप जिक्र कर रहे हैं आर्थिक स्थिति के उन्नति के द्वार जिनके खुल जाते हैं, इनको हम दरकिनार करें और कभी चुनाव न जीतने दें। और ऐसे लोग सिस्टम से बाहर तभी हो सकते हैं जब मतदाता इस बात का बीड़ा उठाएगा, जैसे इस महिला को जिताने का बीड़ा उठाया, ऐसा ऐसे भ्रष्ट नेताओं को हटाने का भी बीड़ा उठाया जाना है। ठीक बात है। भारतीय लोकतंत्र बड़े लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा है
ईमानदार और ऐसे कर्मठ नेताओं को चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाना जरा लंबा रास्ता है। अगर वो उखाड़ फेंकने वाला सिस्टम करे तो शायद जल्दी लोग इस लोकतंत्र में सफाया हो जाएगा भ्रष्टाचार का, और लोग डरने लगेंगे और मतदाता की कीमत बढ़ेगी। जी जी व्यास जी, प्रेम रानी पटेल नाम है और जो है ओबीसी नेता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद चुनाव नहीं लड़ती हैं, चुनाव इनको वहाँ की जनता मतलब इनके वार्ड के लोग इनको चुनाव लड़ाते हैं और इनके लिए आर्थिक मतलब इंतजामात भी करते हैं, आर्थिक पक्ष भी इनका मजबूत करते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, कि आज भी वह अपने पुराने टूटे फूटे मकान में रहती हैं लोगों को, लेकिन पीएम आवास दिलवा दी है। लगभग 350 पीएम आवास योजना के तहत इनने लोगों के फॉर्म भरवाए जी, और उन्हें ऐसा नहीं है कि वो लोग इनके पास आके फॉर्म भर के दे के जाते हैं, ये स्वयं उनके घर घर जाके फॉर्म भरवाती हैं और उनको मकान दिलवाती हैं। अपने वार्ड में सीसी रोड का निर्माण करवाया, जिसके कारण आज उस वार्ड की हालत अन्य वार्डों से कुछ अलग है। दिलचस्प ये है कि प्रेम रानी पटेल ने अकेले समोसे और चाय बेचकर अपने 6 बच्चों को भी पढ़ाया, जिनमें 4 बेटियों की शादी भी की। और सुबह से हटा की सब्जी मंडी के पास वो अपना ठेला लगा लेती। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की अगर अपन बात करें तो ये एक अपने आप में अलग तरह का उदाहरण है। भानु चौबे जी ने सही बात कही कि इस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं ऐसे लोगों को जीतना चाहिए, और ये एक अच्छे वहाँ के लोगों का भी एक अच्छा प्रयास है कि वो अपने पैसों से उनको चुनाव लड़वाते हैं। हाँ, देखिए ना, मतलब बड़ा आश्चर्यजनक है व्यास जी कि वहाँ की जनता, खासकर वार्ड के वासी, खुद पैसा खर्च करते हैं उनको, और वो कहती है कि नहीं मैं अब नहीं चुनाव लड़ना, नहीं बोले चुनाव आपको ही लड़ना है, क्योंकि लगातार विकास कार्य इतने करे हैं उनने। चौबे जी, जैसा कि आपने एक जिक्र किया है, इस तरह की अगर महिला लीडरशिप क्रिएट होती है तो बाकी जो अकूत संपत्तियों के मालिक हैं नेता, उनके लिए तो ये नजीर चीज होगी कि आप देखिए जनता आपको चुनती है, जनता के पसंदीदा लीडर है। दीक्षित जी, जो अकूत संपत्ति के दौलत के जनप्रतिनिधि हैं वो इसको नजीर कभी नहीं मानेंगे। वो कोशिश कर रहे होंगे, करते होंगे, करेंगे कि जल्दी से जल्दी ऐसे उदाहरण समाप्त हो जाएं ताकि उनकी तुलना ऐसे नहीं हो सके और वो ही एक छत्र एकमात्र प्रतिनिधि योग्यता के काबिल दिखाई दे। और ये सिस्टम में जो गड़बड़ी है वो इसी तरह शुरू हुई थी और बढ़ती चली गई। अब अगर प्रेम रानी पटेल जैसे उदाहरण है तो ये उदाहरण बढ़ाना हम लोगों की जवाबदारी है, मतदाता की। और हम नोटा की बात करते हैं कि हमको कोई पसंद नहीं है, हमको ये बात करनी चाहिए कि हमें जो पसंद है हम उसी को जिताएंगे, और वो बेईमान ना होगा, कर्मठ होगा, संघर्षशील होगा। तो लोकतंत्र की शुरुआत प्रेम रानी पटेल ने की है, उसको पूरा करना बाकी देश के मतदाताओं का जिम्मेदारी है। ठीक बात है। व्यास जी, एक बात और समझूंगा, क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया प्रेम रानी पटेल ने, ठीक है, जनता की सेवा तो करी साथ में जो है अपने व्यवसाय से भी समझौता न किया, और लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसा आपने जिक्र किया है। और इसके अलावा आप देखिए 3 दल से चुनाव लड़ती हैं, पहला निर्दलीय लड़ती, फिर कांग्रेस से, और अभी वर्तमान में भाजपा की पार्षद हैं। तो क्या प्रेम रानी पटेल का बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है क्या? इनके पति जो जगत पटेल हुआ करते थे वो काफी व्यवहार कुशल थे और लोगों में काफी लोकप्रिय थे जी। और ये उनकी लोकप्रियता का इनको लाभ मिला। ये पार्षद बन गई तो इनकी जिंदगी में भी अपने पति की तरह ही सभी से मिलना जुलना, अच्छे से बात करना, ये तमाम इनकी नेचर में रहा। और लेकिन जो आर्थिक पक्ष जिसकी बात महिला सशक्तिकरण के नाम पे की जाती है, उस दिशा में अगर अपन देखें तो इनको पर कोई आर्थिक तौर पे ये मजबूत नहीं है जी। और लोगों के दिलों में तो मजबूत हुई, हाँ, पर आर्थिक तौर पे वो मजबूती जो इनको मिलना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और जैसा कि आप और हम देखते आए हैं लगातार राजनीति में, व्यास जी और चौबे जी दोनों जने ही आप सुन रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि आप एक बार पार्षद बन जाएं, फिर लगातार 3 बार पार्षद बने,
तो कुछ दाग भी आपके जीवन में लगते हैं, लेकिन ये महिला लीडर ऐसी हैं जिनके जीवन में कोई दाग नहीं है, ऐसा आप शायद इसको कंफर्म करेंगे। व्यास जी। बिल्कुल सही कहा। जब ये 2012 में ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी, तो उस समय जब एक अलग तरह का माहौल था और ये इन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जी। सिर्फ लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़कर समर्थन मांगा था। उनके लिए राजनीति में आना सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ वार्ड के लोगों की सेवा करना है, क्योंकि अब इनके पति का बैकग्राउंड भी बेहतर था तो लोगों का भरोसा इन पे ज्यादा बना और उन्होंने जिता के इनको पार्षद बना के भेजा। और 2012 के बाद से अब जनता ही है ना चुन के कहती है कि भैया आप चुनाव लड़ो और जीतो। जी देखिए चौबे जी, एक अंतिम इस खबर पे टिप्पणी लूंगा आपकी कि बुंदेलखंड की धरा पर एक ऐसी महिला नेत्री जिसने अपना कद अपना मुकाम खुद बनाया और लोगों के दिलों में अपने आप को स्थापित कर लिया, और स्थापना इस तरह की कि अब लोग उसके लिए चुनाव लड़ते हैं, वो अपना काम यथावत कर रही हैं। आप मालवा को देखते हैं, पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। इस तरह के मामला अगर हो तो मुझे लगता है कि चूंकि भाजपा की पार्षद हैं, संगठन को भी इस महिला नेत्री को आगे बढ़ाना चाहिए। बात तो ठीक है दीक्षित जी, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद करने में कठिनाई होगी कि महिला संगठन इस तरह का, क्योंकि आजकल सब छपास के रोग से और लोकप्रियता के रोग से ग्रसित हैं, जिनको सबको नाम चित्र चाहिए, अखबारों में पॉलिटिकल कवरेज चाहिए। पर मैं तो आपसे एक बात और जोड़कर इसमें कहना चाहता हूँ कि ये पता लगाना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज वो बीजेपी में है, पहले वो कांग्रेस में थी, उसके पहले निर्दलीय थी और अब तक हार नहीं रही हैं। तो इस बारे में उस इलाके के जो वरिष्ठ नेता हैं राजनीतिक सभी दलों के और मंत्री विधायक रहते हैं, उनकी इसके बारे में क्या राय है और अब तक उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की? ये बहुत बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अब मैं इसी बात को व्यास जी समझता हूँ, चूंकि वो वहीं बुंदेलखंड की धरा से हैं और वो बहुत अच्छे से राजनीति को समझते हैं। व्यास जी, चौबे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि काफी कद्दावर नेता हैं भाजपा के, कांग्रेस के और दूसरे दलों के नेता भी होंगे, तो क्या वाकई में उनको कभी दबाने की कोशिश नहीं की गई होगी? दबाने की कोशिश, क्योंकि भाजपा में तो इसी बार आई हैं, पहले तो वो निर्दलीय कांग्रेस के बाद अब भाजपा में आई हैं, तो उस हिसाब से दबाने की कोशिश तो नहीं हुई है। पर उनको उस हिसाब से जिस तरह से उठाया जाना चाहिए, तो अगर आप देखें ना, कांग्रेस ने उनको उठाने का प्रयास किया है, भाजपा ने किया। जबकि बुंदेलखंड में महिला नेत्री सशक्त रही हैं और सबल भी रही हैं, चाहे उसमें उमा भारती का नाम ले लें या जो वर्तमान में सागर की सांसद हैं उनका नाम ले लें और पन्ना की कुसुम मेंदेले हों, तो ऐसा नहीं रहा कि बुंदेलखंड में महिला नेतृत्व कोई कमजोर रहा है, पर उनका महिलाओं के प्रति ही दृष्टिकोण कितना सार्थक रहा, इसका ये जीवंत उदाहरण आपके सामने है। ठीक बात कि तो देखिए, जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने महिला सशक्तिकरण वर्ष पे हमने जो खबर करी अंदर की बात में, वो हटा की प्रेम रानी पटेल है जो वहाँ से पार्षद हैं और 3 बार से पार्षद हैं लगातार, मतलब 17 बार से नगर परिषद की वो सदस्य हैं और लगातार विकास कार्य करती आ रही हैं। और उनकी नज़ीर इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने काम के साथ साथ वो अपने रोजी रोजगार को भी नहीं छोड़ रही। मतलब आज भी वो चाय समोसे का ठेला लगाती हैं और बाकायदा अपना जीवन यापन उसी से करती हैं। आर्थिक रूप से जब वो पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ने जा रही थी तब भी उनकी आर्थिक स्थिति भी वही थी और आज भी बताया जाता है कि वही, जैसा व्यास जी ने कन्फर्म किया। साथ ही वो हर राजनीतिक दल से अपना चुनाव जीत चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम बात है, जो आजकल देखी नहीं जाती है, कि राजनीति में चुनाव वहां उनको उनके वार्ड के लोग, मतलब जनता लड़ाती है। ये काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसमें अब सबसे बड़ी बात ये होगी इस तरह के महिला नेतृत्व के अंदर जागरूकता कितनी पैदा होगी और इस खबर का महत्व महिलाओं के अंदर कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज बात करेंगे फिर दूसरी खबर की। दूसरी खबर में आज बात करेंगे खंडवा में हुई एक बैठक की। समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपनी विभागीय समीक्षा बैठक ली।
बैठक में सभी विभाग के अधिकारी, सांसद सहित खंडवा पंडाना विधायक, महापौर मौजूद थे। सांसद की तल्खी और धमकी बड़ी चर्चा में रही। सांसद ने अफसर को फटकार लगा दी। इसी पर हम बात करेंगे और इसी पर समझेंगे आखिर अंदर की बात क्या है। तो आज इसी पे समझेंगे अंदर की बात में। बात को समझेंगे कि विभागीय समीक्षा बैठक पहली बार करने पहुंचते हैं धर्मेंद्र लोधी और उनके सामने सांसद की नाराजगी और उसके बाद विधायक की तल्खी, ये दोनों ही बड़ी चर्चा का विषय रही। इसी को समझेंगे। दोनों हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौबे जी, खंडवा में समीक्षा बैठक होती पहली बार, धर्मेंद्र लोधी पहुंचते हैं, सांसद ने अफसर को मंत्री के सामने एक तरह से चमकाया कहें या हड़काया कहें, ये आई, तो अंदर की क्या बात है? अंदर की बात ये है, मैं अगर कुछ कड़वा सच कहूं तो जनप्रतिनिधियों के हित साधने में जो अधिकारी ढील बरतते हैं या विफल रहते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, उनको ऐसी प्रताड़ना सार्वजनिक रूप से जनप्रतिनिधियों के हाथ से झेलनी पड़ती है। मूल कारण ये रहता है, छोटे मोटे उदाहरण होंगे जब वो वाकई काम के लिए या लापरवाही के लिए डांटा गया हो, लेकिन पृष्ठभूमि में ज्यादातर तो जनप्रतिनिधि के हित न साधने के कारण ये समस्या पैदा होती है। और जहाँ तक सवाल जनप्रतिनिधियों का है, तो वो दबदबा जो उनके कार्य क्षमता और उनकी छवि से बनना चाहिए, वो मेरे ख्याल से गुजरे जमाने की बात हो गई है। एक मुझे याद है, मैं किसी दल की बात नहीं करता, लेकिन मैंने अर्जुन सिंह को देखा है कि किस दबदबे से अफसर से बात करते थे और वो काम जानते थे और कार्य क्षमता उनकी सब जानते थे और हित साधने का अपना तरीका अलग था। लेकिन अफसरों की मजाल नहीं थी कि उनके सामने हुक्मदुली हो जाए या लापरवाही हो जाए। ऐसे और भी उदाहरण है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा का उदाहरण है कि वो आधी रात को थाने में जाके खड़े होते थे जब मुख्यमंत्री के तौर पे, तो अफसरों की हवा निकल जाती थी। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। नेताओं का भी स्तर पहले की तुलना में नहीं रहा, अधिकारियों में भी गिरावट आई है और घालमेल इतना बढ़ रहा है कि जनता एक तरफ रह गई है, सारा खेल अधिकारी और मंत्रियों के बीच ही चलता रहता है। समस्या भी वही है, समाधान भी वही है, सरकार भी वही है, प्रशासन भी वही है। जनता तो उसके असर से जो कुछ मिल जाता है या कुछ हो जाता है उससे संतुष्ट है। और ऐसा प्रशासन जिसमें जो केवल इशारों पे, राजनीतिक इशारों पे काम करता हो, तो उससे तो और क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जनप्रतिनिधि भी ऐसे नहीं है कि जिनसे हम ये बात कह सकें कि आपने ठीक किया। ये ठीक बात। व्यास जी, ये मामला है खंडवा की समीक्षा बैठक का। जैसा कि चौबे जी ने जिक्र किया, सांसद हैं ज्ञानेश्वर पाटिल। ज्ञानेश्वर पाटिल एक ग्रामीण विकास विभाग के अफसर को बिल्कुल तल्खी में बिल्कुल चमकाते हैं कि मैं तुझे उल्टा टांग दूंगा। इसी के साथ साथ वहाँ की एक महिला विधायक जो मंत्री से, प्रभारी मंत्री से शिकायत करती हैं कि आपके कोई भी अफसर हमारा फ़ोन नहीं उठाते, यहाँ तक कि मैं विधायक बन चुकी हूँ, उसके बावजूद साल भर हो गए हैं, मुझसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझते। ये अगर अंदर खाने की ये बातें हैं और अंदर की बात ये है, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है कि प्रभारी मंत्री एक तो इतने लंबे समय बाद पहली बार मीटिंग करने पहुंचते हैं। दूसरी बात, ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद हैं, वो वहाँ एक तरह से अपना रुतबा दिखाते हैं प्रभारी मंत्री के सामने, और विधायक की ये पीड़ा क्या समझते हैं? देखिए, ये बात सिर्फ खंडवा तक सीमित नहीं रहेगी जी। ये स्थितियां जो है मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में देखने को मिल रही हैं कि जहां ब्यूरोक्रेट ज्यादा हावी हैं पॉलिटिशियन पर। और कई बार तो स्थितियां ये हो जाती हैं कि नेता जो है, विधायक, कलेक्टर वगैरह, और इनके सामने इंतजार करते हैं कि साहब टाइम दे दें तो हम मिल लें उनसे। ठीक बात है। तो अगर उनने, महिला विधायक ने जो नाराजगी जताई है वो जायज ही मानी जा सकती है, क्योंकि इस तरह के सिनेरियो बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले खंडवा में इस तरह के मामले आए हों।
पर ये मंत्री के सामने अगर सांसद ये कह रहे हैं कि हम उल्टा टांग देंगे, तो ये उनकी भाषा को थोड़ा मर्यादा में रखना चाहिए। सही। और ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आप बोलें। जी। और अधिकारियों को समझाने का तरीका और भी होते हैं। और इस बात को अगर आप बारीकी से देखें तो जो प्रदेश का जो नेतृत्व है, जिनके हाथों में सत्ता है, वो अगर सही मैसेज दें तो अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आम विधायकों की या सांसद की उपेक्षा कर सके। चौबे जी, एक अंतिम टिप्पणी लूंगा, चूंकि आपने इस मामले को बड़ा संजीत किया, लेकिन ज्ञानेश्वर पाटिल को बड़ा संस्कारवान नेता माना जाता है, और साथ ही जो विधायक हैं, पंधाना के विधायक हैं, उनकी पीड़ा, क्योंकि अगर विधायक बनने के बाद भी अगर अफसरान उनके पास नहीं जाते हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधि को स्वाभाविक तौर से अपने अंदर पीड़ा मिलेगी। तो अंदर की बात में ये बात तो समझेंगे कि ज्ञानेश्वर पाटिल को ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है। देखिए, आप उनको संस्कारवान मानते हैं, मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन उनकी भाषा फिर उससे मेल नहीं खाती है। ठीक बात। संस्कारवान जनप्रतिनिधि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो अफसर हो या आम आदमी, इस तरह की बात नहीं कहेगा कि मैं आपको उल्टा टांग दूंगा। और जहाँ तक काम नहीं होने की बात है, तो मैं इसका सवाल सांसद की क्षमता पे भी उठाता हूँ कि ऐसा अधिकारियों को साहस कैसे हुआ कि उनका कहा हुआ काम न करें और उनका कहा हुआ हुक्म नहीं बजाया जाए। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका पूरा अधिकार है। और ये नौबत क्यों आई, इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले सांसद से शुरू होगी कि उनने अपना स्टेचर, अपना कद ऐसा क्यों बनाया, ऐसी छवि क्यों बन रही है कि अधिकारी उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। और इस बारे में उनको काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे सांसद साबित होंगे अगर वो इस तरह काम करेंगे। ठीक बात है। तो आपने देखा, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि जनप्रतिनिधि होना अच्छी बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि को अपने व्यवहार को भी सुनियोजित और सभ्य तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विभागीय समीक्षा बैठक में बैठे हैं तो आपकी कार्यशैली को दूसरे लोग भी अपनाते हैं, और खासकर जब अधिकारी अगर आपकी अनसुनी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को लेकर बात उठी होगी, तभी उनने ऐसा व्यवहार किया। खैर, बात और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भानु चौबे जी और रविंद्र व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने अंदर की बात में दो विषयों पर बात करी, एक हटा की महिला पार्षद की और दूसरा खंडवा में विभागीय समीक्षा बैठक की। विभागीय समीक्षा बैठक को लेकर हमारे वरिष्ठ साथियों ने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधि अपना आपा खो देते हैं और आपा खोने के साथ साथ कई बार अपनी कार्यशैली को अभद्रता की ओर ले आते हैं। ये जो है भविष्य की राजनीति के लिए दुष्कर होता है, और खासकर अफसरान में इसलिए तनातनी बनी रहती है, और यही कारण है कि अफसर कई बार उनकी अनसुनी करते हैं। तो अंदर की बात में आज इतना ही, फिर कल नए मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए मुझे याद, देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।